उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हो चुके एमओयू, 44,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है। सभी क्षेत्र में 27 से अधिक निवेदक अनुकूल नीतियां लागू। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आज समापन के दौरान, और इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ की उत्तराखंड सरकार की, और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार जो है इस वक्त जिस तरह से शासन चला रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, वो काबिल तारीफ है। भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शिता युक्त ये शासन चल रहा है। और उन्होंने इन्वेस्टर्स को कहा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको हर एक लाभ मिलेगा। यहाँ पर वातावरण अनुकूल है आप यहाँ पर आपको यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सकता है, आपको सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम पंचोली जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और अभी भाजपा प्रवक्ता भी थोड़ी देर में ही हमसे जुड़ेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक आशीष नोटियाल जी आपका कर लेते हैं। आशीष भाई, आज अमित शाह आए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, 3.5 लाख करोड़ के एमयू पर कहा जा रहा है साइन हो चुका है, ग्राउंडिंग पर काम किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, अगर अच्छा हो तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से शहर की हालत हम भी देख रहे हैं, और आज अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बड़ा खाली मिला पूरा बाजार। पता नहीं लोग कहीं चले गए या क्या व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी था मतलब बड़ा अच्छा था कि मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ नहीं थी, अभी खाली था। तो हो सकता है रास्ते डाइवर्ट हुए क्या है, ये तो बाद में पता लगेगा। देखें, इसके नाम पर पैसा तो जो भी आया, अभी मैं पढ़ रहा था 3 लाख करोड़ का लगभग एमओयू साइन हुए थे, लेकिन धरातल पर 44,000 करोड़ का हमने आज सुबह मैंने अखबार के माध्यम से जो पता लगा, 44,000 करोड़ आया। 44,000 करोड़ भी क्या आया, उसमें भी सिर्फ वादे आए। 44,000 करोड़ तो अभी भी नहीं आया। उसमें जैसे मैं देख रहा था, अडानी समूह ने बताया कि मैं 1600 करोड़ रुपए और लगाने वाला हूँ अपने सीमेंट के कारोबार में, आने वाले टाइम पे विस्तार करूंगा। 10,000 करोड़ का हमारे उन्होंने बोला, हमारे स्वामी जी ने बोला कि मैं भी विस्तार करूंगा। देखें, जब तक कोई चीज धरातल पर नहीं आ जाती तब तक हम उस चीज के लिए कुछ कह नहीं सकते। अभी देखिए, हमारा धरातल पर यह हुआ कि हमारा जो खर्चा हुआ ये धरातल पर है। 27 करोड़ रुपए का टेंट लग गया, ये धरातल पर है, 27 करोड़ हमारा गया। 33 करोड़ रुपए से आपने जो है फूल फाल ये सब टेंटिंग पेंटिंग वगैरह का नया काम किया, ये धरातल पर खर्च हो गया। 1700 गाड़ियों की आपने व्यवस्था करी, उस पर हमारा खर्चा हो गया, ये सब हमने देखा। पर अब धरातल पर जब आएगा तो पता लगेगा। अभी तो 2 दिन में मुझे तो लगा जैसे कि भाजपा की जो है जी हजूरी और भाषणबाजी और ये सभी मुझे दिखा जो मैंने देखा। बाकी आप लोगों ने अपने नज़रिए से क्या देखा या धरातल पर क्या हुआ, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। 2-4 दिन में बड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी कि सिर्फ क्या हम वादों पर ही रह गए कि इतना मैं करूँगा और हो गया में बहुत फर्क है। करूँगा यानी कि आने वाले समय में 5-10 साल में कभी भी हो सकता है, या उसकी क्या कोई डेडलाइन डिसाइड हुई। जिसने कहा मैं 1600 करोड़ रुपये खर्च करूँगा, 3 महीने के अंदर करूंगा, 3 साल के अंदर करूंगा या 30 साल के अंदर करूंगा, इस पे भी क्या कोई बात हुई? तो ये सब अभी सिर्फ बहुत जल्दबाजी होगी कुछ बोल देना कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो अभी तक स्थिति है उसके हिसाब से तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मतलब अभी तक स्थिति में आप क्या सोच रहे थे कि यहाँ पर एमओयू साइन हो, यहाँ पर रोड बनना, पहाड़ पर मतलब फैक्ट्री बनना शुरू हो जाए? निश्चित, देखें, आपको भी पता है 2018 का हमने भी एमओयू साइन होते हमने भी देखा था। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं है, और ये वाला भी हम देख रहे हैं। अब सर, ये 2018 नोटियाल भाई साहब, ये एक घसी पिटी लाइन हो गई। नहीं, घसी पिटी लाइन तो क्या है, ये तो हुआ है ना। अब ये हो गई, इतिहास से ही तो भविष्य बनता है। हाँ, तो इतिहास ही नहीं है तो इतिहास से ही लोग सबक भी लेते हैं ना। ये नहीं लेते ना, ये इतिहास सबक ही तो लेते, इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं। आप अभी कोशिश कर रहे हैं इतिहास को मिटाने की कोशिश की, नहीं 18 की बात मत करो, अब हम 23 की बात करेंगे। तो इतिहास को मिटाया नहीं जाता, इतिहास से सबक लिया जाता है, इतिहास से सीखा जाता है। अभी मैं परसों पढ़ रहा था अखबार के माध्यम से ही, जो समय की आईएएस थी, कोई महिला आईएएस थी जिन्होंने 2018 में सब कुछ देखा था, ये इसका जो समिट जो हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अब इस्तीफे का कारण ये भी आ रहा है कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, ये भी आ रहा है, या कुछ और भी हो सकता है, क्या इसमें हम लोग क्या बोलें। लेकिन देखो, जिन्होंने सबमिट कराया उन्होंने उस फिक्स अगले सबमिट से पहले इस्तीफा दे दिया। तो क्यों इस्तीफा दिया, क्यों आईएएस इस्तीफा दे रहे हैं? उनके हस्बैंड जो थे वो भी आईएएस थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो आईएएस भी इस्तीफा दे रहे हैं इस सरकार के शासन काल में। आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह ये लोग आईएएस बनते हैं, ये तो उसके उनकी बाद उनकी किस वो तरह। तो उनकी सोच अब है देखिए, ना, वो नहीं, तो उस पर तो आप ऐसी नहीं जा सोच नहीं सकते होगी ना। उनकी। हाँ। उनको सरकार अनावश्यक अगर टारगेट दे देगी, अनावश्यक परेशान करेगी, तो हो सकता है वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि अपनी जान थोड़ी गंवानी है। उन्हें जो दिख रहा है धरातल पर हो क्या रहा है, दिखावा कितना हो रहा है, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन्वेस्टमेंट तो देखो आपके सामने, हम जब अब हम बात करते हैं, आप कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी बात से ही क्योंकि चलता ना, तो पुरानी बात को देख के ही पड़ेगा हमें। माननीय नरेंद्र तिवारी के टाइम पे भी आया था, पता ही नहीं लगा, हल्ला ही नहीं हुआ, गाड़ियां ही नहीं आई, और इन्वेस्टमेंट आ गया। तो वो भी एक उस समय investment केंद्र में देखा। किसकी सरकार थी? देखिए, केंद्र में किसकी सरकार थी, मतलब आप क्या कह रहे हैं, केंद्र वालों ने दिया उनको? नहीं, पैसा नरेंद्र तिवारी ने तो लगाया नहीं था। ये देखें, इन्वेस्टमेंट जो आया था व्यापारी लगाता है, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं नहीं नरेंद्र नहीं, तो तिवारी जी ने उसमें भी पॉलिसी उसमें बनाई। भी उत्तराखंड उसमें भी में केंद्र policy ने बनाई ही ना। केंद्र ने मदद की थी कि नहीं की तो थी? ठीक है, तो ये अभी तो केंद्र मदद कर तो रहा है, फिर वे अब केंद्र क्या ये मदद सोचिए कर रहा ना, है? वही सिर्फ हम कह दिखावा रहे हैं तो कर ना। रहा है। तो इसमें सिर्फ केंद्र दिखावा तो कर रहा है। उस वक्त नरेंद्र तिवारी के साथ केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो खड़े थे कंधे से कंधा मिलाकर। आज ऐसा मोदी जी नहीं खड़े था। नहीं है। ठीक है, यहाँ भी खड़े, मैं मोदी क्या जी कह रहा हूँ, खड़े क्या, खड़े तो पहुंच गए, यही आप तो तो कहा जा रहा है साक्षात बार-बार। प्रकट हो गए। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, देखिए अब 50 तर्क लगा ले। अब देखिए, एक तर्क होता है, कुतर्क होता है। अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आप तर्क करना चाह रहे हैं कि कोई कुतर्क करना चाह रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप अगर 2018 की चीज़ों को बार बार लेकर आएंगे तो आपको हो सकता है 2023 में जो काम हो रहे हैं वो ना दिखें। कई सारे अभी नोटियाल भाई साहब कह रहे हैं कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए। तो अभी हम पूछ लें कि कांग्रेस ने इतिहास से क्या सीख लिया आज तक, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे में ठीक है, इतिहास में गलतियां होती है, इतिहास से आदमी सीख लेता है। सीख इन द सेंस, क्या गलतियां हुई और हमने क्या अचीव किया और क्या हमने खो दिया, इससे हम सीख लेते हैं। उसी सीख के आधार पर ही काम हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस बार इन्वेस्टर समिट पंचोली जी देखा गया, इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ था शायद नहीं देखा गया था। बिल्कुल, ये सरकारों का काम है और जो भी सरकार करती है वो अच्छा ही करती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि मैं अपने प्रदेश के हित में काम न करूं, और हमेशा प्रतिपक्ष का या प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उन सवालों को उठाए और जो काम ऑन द वे है उनकी क्रिया प्रतिक्रिया उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाए, उनको वॉच करे। तो ये प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए और पॉजिटिव जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि उसको वन बाय वन लेकर के उसको एक इशू बनाया जाए और उससे क्या होता है कि घाटे का मामला होता है, राज्य हित में नहीं होता वो काम। रही बात इन्वेस्टर समिट जो इस समय हो रही है, इससे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारी उत्तराखंड सरकार स्थिर सरकार है। इससे पहले जो भी सब इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ रही है, तब तक मुख्यमंत्री चला गया, नया मुख्यमंत्री आ गया, ये हो गया सो हो गया, आपसी लड़ाई झगड़े में बहुत सारी चीज़ें गई है, उसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन आज स्थिर सरकार दिखाई दे रही है और स्थिर सरकार से बहुत अपेक्षा की जा सकती है कि जिस तरह से मोदी जी आए, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसियों पे बात की, बहुत सारी योजनाओं पे बात की, बजट पे बात की, उन्होंने भावनात्मक रूप से भी बात की है। उन्होंने ऐसा नहीं कि बजट और इस सब चीज़ों को, ऐसा लग रहा है कि एक देश का गार्जियन, एक परिवार का गार्जियन कुछ दिशा निर्देश कर रहा है। और जब मुख्यमंत्री से वो मिल रहे थे तो उनके जो हाव भाव थे, वो हाव भाव ये दिखा रहे थे कि उनको चिंता है इस प्रदेश की, और उनको चिंता है इस मुख्यमंत्री की कि नौजवान मुख्यमंत्री है, इनको बहुत तेज़ी से दौड़ना चाहिए और उनको उस दौड़ने के लिए जो भी ऊर्जा मोदी जी कर सकते हैं उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके चलता हूँ। तो ये बड़ी बात है। आप फोटो देखिए, वीडियो देखिए, उनसे बातचीत करने का माहौल देखिए, तो ये सुखद है राज्य के लिए। इसलिए सुखद है कि मोदी जी ने अपनी सारी भाषण में जितने मिनट उन्होंने बोला, उस भाषण में उन्होंने एक बहुत सारी नई चीज़ें बोली है। एक ऐसी नई चीज़ बोली उन्होंने कि समय का अभाव रहा होगा, लेकिन उनको पता है उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड एक ऐसा डेस्टिनेशन बनना चाहिए कि सारी शादियां, जितने हमारे जो धन्ना सेठ हैं वो विदेश जाते हैं शादी करने के लिए, वो कम से कम उत्तराखंड में आए तो देश भर में आए। और उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि अगर हर साल 5000 शादी यहाँ होती है तो कितना रोजगार मिलेगा। तो सब बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में ही त्रिजुगी नारायण एक जगह है जहाँ पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। हमारे उत्तराखंड में पिरान कलियर है,
अगर हम धार्मिक चीज़ों की बात करें तो हमारे ही उत्तराखंड में प्रयाण कर लिया प्रयाण कर लिया, तो अगर हम दो समूह हैं तो दोनों समूहों की जगह हमारे उत्तराखंड में है और हम इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हम इसको बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन हम इसको और डेवलप करेंगे। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो तुम यहाँ आए हैं, तुम्हें हमारी सरकार, हमारा राज्य तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करने देंगे, जितने भी उद्योग जगत के लोग यहाँ आए हैं, लेकिन आप इसको संवारें, अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट करें। उन्होंने कहा कि अगर इसी काम पे आगे करेंगे तो स्थानीय लोगों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से बहुत रोजगार मिलेगा, बहुत रोजगार मिलेगा। अब सवाल इस बात का आता है कि प्रधानमंत्री ने जो बात की है वो कितनी जल्दी, कितने समय में इम्प्लीमेंट होती है, वो तो समय की गर्त में है, समय बताएगा कैसा होगा। लेकिन ये सुखद है कि बहुत ही फ्रैंकफुली, फेथफुली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और इशारा भी किया है कि उद्योगों को इशारा क्या है कि तुम्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है ज़्यादा, किस तरह से करना है ज़्यादा। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो तुम्हारी पॉलिसी है तुम 1 लाख रुपए दोगे या 100 रुपए दोगे तो जो तुम बोलोगे वही होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हम बोलेंगे वो होगा। जितने लोगों ने उनके भाषण सुने, उन्होंने हर अपने भाषण में हर विषय के बाद में उन्होंने यही इशारा किया है कि जो हम बोलेंगे वो करेंगे। तो हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। वहाँ पर छात्र भी पहुंचे आशीष भाई, बिल्कुल वहाँ छात्र पहुंचे हैं और छात्रों ने बड़े इत्मीनान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है। या मतलब एक जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो यहाँ के जो छात्र हैं उनके बीच में जो छवि है वो दिखा उन लोगों में। और वो लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, छात्र जिस तरह से बोल रहे थे, एक एक शब्द उन्होंने कोड करके बोला। जैसे वेडिंग इन इंडिया की बात की गई, उन्होंने बोला कि अगर ये आ जाता है, वेडिंग इन इंडिया अगर यहाँ पर होता है उत्तराखंड में तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और रसना ग्रुप ने अभी जिस तरह से बात की, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आशीष भाई, अब हम आप पर आते हैं। आशीष भाई देखिए, यहाँ पर जब बात होती है कि निवेशक अगर यहाँ आ रहे हैं, अभी रसना ग्रुप ने कहा, बाबा रामदेव की बात आपने भी कही, अडानी ग्रुप की बात कही, और भी आज कई और ग्रुप के लोगों ने जो है कहा है यहाँ पर निवेश करने के लिए, और कहा है कि अब जो परिस्थिति है बदली है। हमने रसना ग्रुप को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि जब हम इससे पहले भी हुआ था, आपका 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस वक्त परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं वो काफ़ी अनुकूल लग रही है। ये एक कहते हैं ना, एक निवेशक हैं, वो तो उद्योगपति हैं, उनकी बातें हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आज जो कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रोड अच्छे हुए हैं, चौड़ीकरण अच्छा हुआ है, और जो सबसे बढ़िया है कि दिल्ली से उत्तराखंड की जो दूरी है वो कम हो रही है, रेल है, पहाड़ों में भी कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो उनके लिए एक सुविधा लग रही है उनको कि अब हमारे लिए सुविधा है, अब यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यही एक बात होती है, जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो ये नहीं बोलता तेरे यहाँ बहुत गंदा है, ये है वो है, ऐसे कुछ थोड़ी बोलता है। वो कहता है बहुत अच्छा है, बस सब व्यवस्था है। जब वापस जाता है तो बोलता है भाई क्या बेवकूफ़ बना दिया, वहाँ बुलाया और बताओ उन पर ज़मीन ही नहीं थी, उन्होंने ज़मीन नहीं बता पाए, ज़मीन कहाँ देंगे, वो ये नहीं बता पाए व्यवस्था में। मैं आपको रियल फैक्ट बात बताता हूँ। आज की डेट पे अगर आप ऋषिकेश से ऊपर अगर कोई प्लांट बाय द वे लगाने की सोच रहे हैं या सोच लें, तो आप पे दूसरा रास्ता नहीं है ऋषिकेश के अलावा। ऋषिकेश में आप देखें, जैसे ही सीज़न यात्रा सीज़न शुरू होता है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का जाम लग जाता है। अगर कोई प्लांट लग जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए, तो वहाँ से रास्ता कौन सा है? हमारा रास्ता नहीं है। अगर मैं आपसे कांवड़ मेले की बात करूँ, हर साल कांवड़ मेला होता है। कांवड़ मेले में 1 महीने के लिए देहरादून के अंदर सारा जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, बाहर से गाड़ियाँ आने जाने सब बंद हो जाती है। कांवड़ मेले का इतना भयंकर रस होता है, हरिद्वार से लेके पूरा गाड़ियाँ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम थोड़ी, हमें जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है? जो सड़क 20 फीट की थी, हमने थोड़ा और खुदाई करी, 25 फीट की कर दी। हमने कोई नए रास्ते नहीं बनाए, उसी रास्ते को ऊपर नीचे हमने करने का काम किया है। जब ट्रक चलते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती है, क्योंकि व्यापार के लिए ट्रांसपोर्ट मस्ट है, बिन ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार नहीं चल सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि आप ट्रांसपोर्ट को 1 महीने के लिए रोक दें। आप कहीं कांवड़ चल रहा जी, अभी 1 महीने व्यापार होते हैं, उत्तराखंड के अंदर से पूरे देश के अंदर माल का आवाजाही होगी तो पर डे ट्रक के ट्रक निकलेंगे, बहुत बड़े लेवल पे काम होगा। तभी तो देखो रोजगार कैसे मिलेगा। 10-50 रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया गया होगा। निश्चित अगर इन्वेस्टमेंट समिट किया तो ये सोच के किया होगा कि हजारों लाखों रोजगार उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। तो ये तब मिलेंगे जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था होगी, हमारे पास ज़मीनें होंगी। अब देखिए, अभी तो समिट चला ही है, आज तो ख़त्म ही हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि पहले ही मैं बोल दूँ कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये भी मैं नहीं बोल सकता। निश्चित अच्छा होना चाहिए, करी होगी सरकार ने व्यवस्था, जो हमारे नॉलेज में नहीं है। किस जगह पे फैक्ट्रियों के लिए जगह दी जा रही है,
ये हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आपके नॉलेज में हो तो आप बता सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने जमीन, जब तक जमीन नहीं होगी तब फैक्ट्री लग नहीं पाएगी। अन्य भी कई व्यवस्थाएं होती हैं जो व्यापारी को चाहिए होता है। आपके देहरादून के अंदर ही आपका ऐसे विभाग हैं जो एनओसी देने को तैयार ही नहीं होते। अगर आज की डेट में आप एज ए व्यापारी, आप अगर फूड लाइसेंस भी एक छोटी सी चीज़ है अगर लेने चले जाएँ तो आपको ऐसा घुमा के रख देंगे कि आप वो लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। पता ही नहीं है, सोच मतलब वो ऑनलाइन करो, ये करो, वो करो, आपको परेशान कर देंगे इन चीज़ों में। कई परेशानियां हैं उत्तराखंड के अंदर व्यापार करने में, लेकिन मैं ये बात बोलना नहीं चाहूँगा। हम तो चाहते हैं कि अच्छा व्यापार हो और व्यापारी आएँ और उत्तराखंड की कुछ बुद्धि सही हो इन नेताओं की। आशीष भाई, ये जो अधिकारियों की। परेशानी आपने बताई, देखिए हम उसको भी देखो फैक्ट परेशानी नहीं है। बिल्कुल हम उससे भी डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप कह रहे हैं जो रोड है चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, वही रोड को चौड़ा किया जाता है, ऐसा नहीं कोई काट के अलग से रोड बनाए जाते नहीं, नए रास्ते बनते हैं, ठीक है, रोड चौड़ीकरण होता है, नहीं किसी रोड का देखो चौड़ीकरण कांवड़ तो आप बंद नहीं कर दोगे ना, कांवड़ तो चलेगा, ठीक है, कांवड़ चलेगा, जब वो चलेगा तो दूसरा रास्ता कौन सा हमारे पास है? तो अब यहाँ पर भी तो सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की होगी कि भाई अगर कोई भाई आप जैसे एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है भाई, जब आप बिजनेस लगाएंगे तो आप पूछेंगे ना, उससे पहले तो आप पूरी जानकारी लेकर जाएंगे कि उत्तराखंड में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे आपको पता है 4 धाम यात्रा होनी है, आपने कांवड़ यात्रा बता दी, आपने बताया कि किस तरह से हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो रास्ता, वो हल ये सरकारी बताएगी ना। कौन सा रास्ता बताएगी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। अभी उत्तराखंड में कई व्यवस्थाएं बननी बाकी, ऐसा ना हो कि हमारी डिबेट के कारण पता लगा इन्वेस्टमेंट ही ना आए। हम ये भी नहीं चाहते, इन्वेस्टमेंट आए और निश्चित आए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार को देखो इन चीजों के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यहाँ ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए हमारे राज्य का छोटा से छोटा व्यापारी भी परेशान है, बड़ा नहीं। और इसी को लेकर तो एक पूरा खाका तैयार किया गया है ना आशीष भाई। उनको बुला के थोड़ी वो थोड़ी रोड बनाएंगे, रोड तो सरकार बनाएगी। नहीं, वहां पर अगर कोई चीज, यहाँ पर इतने लोग गए, इतने अधिकारी जुड़े और प्रेजेंटेशन अगर दिया गया, और जिसके सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसने एमओयू साइन किया, उसको तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में मालूम है। ऐसा हवा में कोई भी बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं, वो बिजनेसमैन भाई बिजनेसमैन है तो दिमाग उसके पास ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको तो मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में तो एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर ही तो सरकार गई थी। इस बार सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, देखिए आशीष भाई, जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, जो एक प्रेजेंटेशन था सरकार का प्रेजेंटेशन, वो काफी हाई प्रोफाइल था और काफी अच्छा था, बेहतर था। देखें जो अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, इसमें देखें हर चीज़ इन्होंने लेके क्या गए, तो देखो कागज में तो मैं भी कुछ भी लेके चले जाऊँ, धरातल पर पे क्या है इसकी डिपेंड करता है। अभी हमने बोला 4700 कितने हमारे गेस्ट आए थे, ऐसी समथिंग थे, आपको ये होगा 5000 के करीब गेस्ट आए थे। उसके बाद आंगनवाड़ी वाले को भी बुलाना पड़ा, और तुम भी सुनने के लिए थोड़ा इनको भी बुलाना पड़ा, और मैंने किसी भी माध्यम से ऐसा देखा नहीं कि 5000 लोग मुझे दिखे हों उस चीज़ पर। लेकिन चलो अच्छा है 5000 इन्वेस्टर आए होंगे। 5000 इन्वेस्टर को अगर आपको 1-1, 2-2 बीघा जमीन भी कहीं अगर आपको अलॉट करनी पड़े, कुछ ना कुछ बिजनेस खोलना है तो छोटी जगह में तो खोलेगा नहीं, 200-400 गज में बिजनेस खोलेगा नहीं। उसके लिए सरकार को ये व्यवस्थाएं सरकार ने कहा की, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें भी जानने का अधिकार है कि सरकार अगर कोई व्यापार लगा रही है, उद्योग धंधे लगा रही है, उसके लिए व्यवस्थाएं कहाँ करेगी। अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि सरकार जो है एक नया शहर बसाने जा रही है। नए शहर को पहले विकासनगर साइड बोला था, फिर उन्होंने कहा हम डोईवाला की तरफ बसा रहे हैं। डोईवाला में जैसे ही उन्होंने बोला, डोईवाला के सारे जितने किसान हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा हम सरकार को एक इंच भूमि नहीं देने वाले, तो आप नया शहर कैसे बसाएंगे। आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को उत्तराखंड बुलाया, निश्चित ही अच्छा सोच के बुलाया हुआ, पर उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आपने बनाई, ये बहुत जल्द धरातल में पता लग जाएगा। 2, 4, 5 दिन में आपकी सब स्थितियां जो है ना क्लियर हो जाएंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर क्या क्या करा, क्या क्या गड़बड़ करी, क्या आपने सिर्फ अपना 2024 का प्रचार करने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट बुलाया, तो ये सब पता लग जाएगा। और आप कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, अरे झूठ ही तो बोलते हैं आप लोग, आप सच बोलते ही कहाँ हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जो है यहाँ कौन है वेडिंग जोन बन जाएगा, यहाँ एक शादी अगर उन्होंने एक तरीका दिया, पंचोली जी इन्होंने एक तरीका दिया, मतलब झूठ की बात नहीं, उन्होंने एक तरीका में सुनो तो सही। एक गुप्ता बंधु की शादी हुई थी यहाँ, जो अभी आपको भी याद होगा और हमें भी याद है। उस शादी के बाद ऐसा बवाल मचा कि गंदगी कर दी, एक शादी। जब हजारों शादी होंगी तो फिर क्या होगा। आप एक शादी को अगर सम्मान देते और उस शादी से आप उन्हें प्रोत्साहन देते तो क्या पता उसके बाद 10-20 और आगे कर जाते, पर आपने उस शादी में इतना बवाल काट दिया कि दूसरी कोई शादी करने की हिम्मत नहीं करी। किसने काटा? सरकार ने काटा। बंधु सुना ना आपने कहा, बवाल किसने काटा था? सरकार ने काटा था क्या? किसने काटा? फिर किसने काटा था? आप बताएं किसने काटा? सरकार तो उनके साथ थी ना, बाद में सरकार ने कहा नहीं। तो अभी जस्ट ये याद आया कि देखिए सर, हर चीज वही कह रहे हैं। देखिए अब कहते हैं ना कि कहां है पंचोली जी कहते हैं ना, गिर के ही सीखता है आदमी।
वहाँ पर अभी जो गुप्ता ब्रदर्स की शादी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर गंदगी हुई, तमाम तरह की, फिर बवाल कटा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब यही चीज़ कहीं ना कहीं सीख दे गई कि हमें और क्या इसमें हमने कहाँ कमी रख दी। अब लेकिन जो वेडिंग जोन की बात कही इन्होंने कि आप भारत से बाहर जा रहे हैं, आप भारत से बाहर शादी करने जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या भारत के बाहर जाकर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर आप यहीं पर आइए, उत्तराखंड आइए जनाब, आप यहाँ पर शादी कीजिए, वेडिंग जोन यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ शादी करेंगे, आप यहाँ पर जब शादी करने के लिए आएंगे, आप लोगों के साथ साथ यहाँ की जो आर्थिकी है वो बढ़ेगी। तो ये एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चीज और एक मंत्र देकर गए पंचोली जी। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका बहुत बड़ा फलक है, बहुत बड़ा फलक है। देखो ये ह्यूमन बिंग है कि एक हमारी समझ की एक उपज है कि हम जिस कुनबे में रहते हैं, मोदी जी के इस एक लाइन के पीछे बहुत बड़ा राज है। हम जिस कुनबे में रहते हैं, हम एक स्टेटस दिखाते हैं उसको, अपने कुनबे को, कि मैं बड़ा, और दूसरे को दिखाते हैं कि तू छोटा है कि नहीं, पर मैं बड़ा। बड़ा का मतलब ये नहीं कि बड़ा होकर के उसको नीचा दिखाए, ऐसा नहीं। थोड़ा मेरे सामने वाले के लग जाए कि नहीं यार, इसकी इज्जत है, इसका स्टेटस है, ये आज अमेरिका गया, ये आज हरिद्वार गया। तो उन्होंने वेडिंग इन इंडिया का जो एक सूत्र दिया ना, उसके पीछे बड़ा राज उन्होंने पूरे देश को दिया कि माना हम शादी का एक जोन उत्तराखंड देश को बनाते हैं। उन्होंने देश के लिए भी कहा है, उन्होंने पार्टिकुलरली। संजीव वर्मा भी जुड़ चुके हैं, एक मिनट पंचोली जी रुकना चाहेंगे, भाजपा प्रवक्ता संजीव भाई, स्वागत है चैनल में आपका। तो उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं कहा, लेकिन उत्तराखंड के लिए उन्होंने इसलिए कहा कि जब यहाँ गुप्ता बंधु भी शादी करने आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। आप देखो, जिसको जो सूचनाओं में नहीं है, त्रिजुगी नारायण में इतने विदेशी लोग शादी करने आते हैं कि आपको हमारे पास लिस्ट नहीं है, आप जब स्थानीय लोगों को पूछेंगे तो इतने लोग शादी करने आते हैं कि बहुत ज्यादा शादी करने आते हैं। और अगर वो शादी का डेस्टिनेशन यहाँ पे बन जाता है, धार्मिक स्थल, दो तरह की शादियां होती है, एक तो पूजा पाठ जो धार्मिक मान्यताओं में होती है, एक सहजी होती है जो सहज होती है, जिनके लिए कोई पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसी जगह कि जहाँ सभी प्रकार की चीजें हैं। नेचर के बीच में कोई शादी करना चाहे, मंदिर में कोई शादी करना चाहे, त्रिजुगी नारायण में कोई शादी करना चाहे, पिरान कल्लेर में कोई शादी करना चाहे, तो उसके पीछे ऐसे देश के पुरी में जाकर के कोई शादी करना चाहे, या जो हमारे और धार्मिक स्थल है, उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र दिया है। और हमारे देश के जो जननायक हैं, उनसे कम उम्र के जो आगे बढ़ रहे हैं, उन जननायकों की बात समझनी चाहिए कि ये एक प्रोजेक्ट है, ताकि जो शादी करने यहाँ आए वो उस इन्वायरमेंट को भी बचाए। और स्टेटस, वहाँ अमेरिका का आदमी जब यहाँ आए तो अपने बीच में स्टेटस दिखाएगा कि मेरी शादी वहाँ हुई है जहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई है। उन्होंने ये कहा है, मेरी शादी वहाँ हुई है, पिरान कलेर में मेरी शादी हुई है। वो अमेरिका में दिखाएगा, वो दुबई में जाकर के दिखाएगा, यूरोप में जाके दिखाएगा। और हमारे लोग अगर वहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, दूसरे हांगकांग जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं कि हमने स्विट्जरलैंड में जाकर के शादी दिखाई है। लेकिन जब हमारा आदमी वहां से वापस आएगा, नहीं भैया, जो शादी त्रिजुगी नारायण में होती है, जहाँ शिव पार्वती की शादी हुई, वो कहीं नहीं होती, तो वो वापस वहीं जाएगा वो। क्योंकि उसको 10 बार अमेरिका जब शादी करने जाएगा या हांगकांग जाएगा, तो वहां पर सुनने के लिए मिलेगा कि भाई शादी तो त्रिजुगी नारायण वाली बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां तो शिव पार्वती हुई है। तो हमारी सरकारों को ये समझना चाहिए कि बड़ा सूत्र उन्होंने बड़ा विजन दिया है, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, और इस पर काम जितना काम कर ले बीजेपी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप देखिए ना कि यहाँ पर बड़ा विजन देकर गया संजीव भाई, एक बड़ा विजन देकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेडिंग इन इंडिया। और जैसा चारधाम यात्रा में भी कई बार आए, और उन्होंने जब बोला चारधाम यात्रा में आने के लिए बोला, आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ चारधाम यात्रा में लोग आते हैं, अब यात्री यहाँ पर आते हैं, 55 लाख से ज्यादा लोग इस बार आए थे, 55 सभी रिकॉर्ड टूट गए। तो ऐसे में क्या हुआ, उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हुई, किसी और की नहीं, उत्तराखंड के लोगों की हुई। उत्तराखंड में जो वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी हुई, जो वहां पर ठेला लगाते हैं उनकी हुई, जो वहां पर और जो लोग काम करते हैं उन लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट आएगा, जितना लोग पर्यटक आएंगे, उतनी वो होगी। लेकिन अब इस पर कितनी जल्दी आप लोग काम करते हैं। एक चीज और संजू भाई, जैसा कि अभी आशीष भाई कह रहे हैं कि हमें जो है कनेक्टिविटी, अभी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हुई है।
जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, ऋषिकेश की इन्होंने बात की थी कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं, तो ऋषिकेश जाने के लिए अगर यहाँ से अगर हम जाते हैं तो एक है। उत्तरकाशी की बात की थी कि ऋषिकेश की नहीं, बात, ऋषिकेश से ऊपर का जो रास्ता है, हाँ ऊपर के रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर कहीं कनेक्टिविटी थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो फिर वो रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी के लिए क्या है, फिर हम ब्लॉक ही रहता है। फिर ऋषिकेश फिर का हम रास्ता फिर हम ब्लॉक ही रहता है। कैसे फिर हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे अगर कोई वहां पर लगाता है, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता है। मनीष जी, सबसे पहले तो 8 और 9 तारीख का जो हमारा इन्वेस्टर समिट, आज उसका समापन समारोह है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है और उत्तराखंड के लिए एक बहुत मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी राह पर उत्तराखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस बात का मैं पूरे विश्वास पूरे उत्तराखंड वासियों को भी दिलाना चाहता हूं और उत्तराखंड का ये सौभाग्य होगा कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है। और मनीष जी, बड़ी बात यह है कि जिस बात का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक आह्वान किया, उस बात को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। चाहे आप मोटा अनाज की बात करें, चाहे उन्होंने जिस प्रकार से वेडिंग इन इंडिया और वेडिंग डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड और समय समय पर, अब मैं इससे भी थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, अभी कोरोना काल आया था और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम देशवासियों से कहा कि ताली बजाइए, थाली बजाइए और अपना मोबाइल से टॉर्च ऑन कीजिए, इतने बजे करिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ उसमें क्या सामने आई, पूरे देश ने उनकी बात को आत्मसात किया, उनकी बात को माना। हम भी मानते हैं कि, और प्रधानमंत्री जी को भी मालूम था कि न ताली बजाने से, न थाली बजाने से, न घंटी बजाने से कोरोना भागने वाला नहीं है। किंतु ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रति पूरे देश का जो एक सम्मान था, उसको प्रदर्शित करता है और पूरे देश ने उसको उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। और उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने कहा कि एक लॉकडाउन का एक जो आह्वान किया, सभी लोगों ने उसको सहज स्वीकार किया। और बड़ी बात यह है कि वो लॉकडाउन हमारे लिए इतना बड़ा वरदान साबित हुआ, जहां चाइना, अमेरिका और बड़े विकसित देश, जहां पर लाशों के ढेर लगे, पूरा कब्रिस्तान का एक रूप ले लिया कई देशों ने, इटली जैसे देशों ने, चाइना जैसे देशों ने, वहाँ भारत में ये मृतकों की संख्या सबसे पूरा विश्व का यदि आकलन करते हैं तो मिनिमाइज हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनका जो एक आह्वान था, उनके बोले हुए जो शब्द थे, उनको सम्मान भारत की पब्लिक ने दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में मृत्यु दर सबसे कम रही। और ये मैं सोचता हूँ, और ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश सम्मान करता है, उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेता है। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मोटे अनाज की बात करी थी, तो मोटा अनाज में, उत्तराखंड में मोटा अनाज की बहुतायत में पैदावार होती है और उत्तराखंड को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उत्तराखंड समृद्ध होगा, उत्तराखंड की आर्थिकी समृद्ध होगी, हमारा जो स्टेट जीडीपी है वो डबल और डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। और उन्होंने एक चीज़ और भी बोली, जो पहले बोलते थे कि वोकल फॉर लोकल के साथ कि लोकल को आप निर्यात करें, लोकल को आप निर्यात करें। ग्लोबल का मतलब है कि लोकल को आप विदेश तक पहुंचाएं और जो उत्पाद आप अपने जैसे हम चौलाई है, मंडवा है या और चीज़ें जो हमारे यहाँ बहुतायत में होती हैं, तो यदि हम उसको कच्चे माल के रूप में बेचते हैं तो वो 100 रुपये की बिकती है, और यदि हम उसे परिष्कृत रूप में बेचते हैं तो 500 की बिकती है।
तो एक तरह से हमारी जो आर्थिकी है वो 5 गुनी होती ठीक है। है। अच्छा, तो ठीक है। जी। आशीष भाई देखिए, यहाँ पर एक जो दिया वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, एक ऐसे उद्देश्य के साथ इससे पहले नहीं देखा गया, इस तरह का नहीं देखा गया, आज तक देश में नहीं देखा गया इस तरह का, इस तरह की चीज़ें नहीं वास्तव में नहीं देखने को मिली। जैसे अभी संजीव भाई ने बोला कि थाली बजवा दिया उन्होंने, ताली बजवा दिया उन्होंने, टार्च जलवा दिया उन्होंने, कोरोना नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने जो आह्वान किया, ये आह्वान इसलिए था कि हम सब एक हैं और हम लोग पूरी शक्ति के साथ इस कोरोना से लड़ेंगे। और लोगों ने उस चीज का आह्वान किया, उन्होंने किया और लोगों ने उस चीज को सुना। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बड़े गौर से सुनते हैं और उस बात पर जो है गौर करते हैं और उस पर आगे भी बढ़ते हैं। और यह चीज देखी गई, यहां पर नहीं देखी गई, हमने विदेशों में भी देखी है कई बार। तो ये सारी चीजें हम विदेशों में भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर की तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं और एक गारंटी दे रहे हैं, जैसे कल भी उन्होंने गारंटी दी कि मोदी है तो गारंटी है, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आप गारंटी लीजिए, हम गारंटी लेते हैं कि हम आपके इन्वेस्ट को बेजा नहीं जाने देंगे। देखें, जनता ने मोदी जी का सम्मान किया, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, तभी तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। जनता ने पूरा सम्मान किया, जनता ने इन्होंने जो मांगा, जो चाहा, जनता ने सब कुछ अपनी तरफ से सब कुछ दिया। पर इन्होंने जनता का अपमान किया। इन्होंने, आप बताएं, ये अपने कौन से वादे में खरे उतरे? आप मुझे, मैं इनकी वादों की पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कौन से इन्होंने वादे किए और कौन से पूरे किए। दूसरा, आपने अभी कोरोना के टाइम पे बताया कि जब कोरोना आया तो इन्होंने थाली बजाई, सब कुछ करा, ठीक है। कोरोना शुरू कहाँ से हुआ था? मोदी जी डायरेक्ट कोरोना की कमान को संभाल के बैठे हुए थे। मोदी जी थे, मोदी जी ने कहा कोरोना डायरेक्ट मोदी जी देख रहे हैं, इसको पूरा कंट्रोल मोदी जी करेंगे। जैसे ही देखा मोदी जी के हाथ से कोरोना बिगड़ने लग गया, वो तुरंत सीएम तक पहुंचा दिया कि अब तू देख, मैं यहाँ से हटा। सीएम को जब लगा कोरोना बिगड़ने लग गया, उन्होंने कहा डीएम को पकड़ा दिया, तो अब तुम देखो। डीएम को लगा जब और बिगड़ गया तो उन्हें प्रधान तक पहुंचा दिया। कोरोना की हालत बिगाड़ने का काम आप लोगों ने किया। जरूर सब बैठे हुए थे, पर आप लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने थैले छपा के, अपनी फोटोएं लगा के आप सड़कों में, आप लोग भाजपा के लोग नजर आ रहे थे। तो कोरोना को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है। दूसरा, मैं इनकी वादों की बात करता हूं आपसे। मोदी जी ने को जनता ने जो दिया वो तो दिया, उसके लिए हम पूरा बोल रहे हैं, दिया। मोदी जी जब देश में आने वाले थे तो मोदी जी ने कहा कि आप मुझे, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 100 दिन के अंदर कालाधन लेके आऊंगा। क्या 100 दिन आज तक पूरे नहीं हुए? वो क्यों नहीं आया? 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो उन्होंने कहा नोटबंदी से कालाधन खत्म हो जाएगा, पैसे का जो ये सब चलता है खेत, सब खत्म हो जाएगा। आज भी देखें, लाखों करोड़ों अरबों रुपए पकड़ा जा रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? क्यों कालाधन खत्म नहीं हो पा रहा है? हर चीज में इन्होंने कहा कि अगर 15 लाख अगर पैसा आता है तो 15-15 लाख खाते में आएंगे। गरीब जनता ने विश्वास किया और जैसे ही आए इन्होंने जनधन खाते खुलवाकर ऐसा दिखाया कि उसमें पैसे आने वाले हैं। 2014 में ये तो अब वादे कहाँ पूरे हुए? मेक इन इंडिया बोलने वाले कहाँ गए? क्या मेक इन इंडिया? 2014 में 15 लाख की बात कही गई थी, ठीक है, आप कह रहे हैं में, लेकिन उसको कहा गया एक जुमला है बाद में। हाँ, इन्होंने कहा जुमला। सुनिए, आपने बड़ा जोर शोर करके इस बात को उठाया 2015 में। क्या हुआ? 2019 में आप लोग फिर आगे और नीचे आ गए। आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर देखिए, यहां पर बात है कि गरीबों, किसानों तक अगर सीधे आय पहुंच रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आप राहुल गांधी ने कहा था हम 72,000 दे रहे हैं, ये 6,000 दे रहे हैं तो हम 72,000 देंगे, है ना? यही कहा था राहुल गांधी। किसान ही थे, ठीक है, लेकिन किसानों ने इसे नकार दिया क्योंकि आपके पास वो विजन नहीं था, क्योंकि किसान जानते थे ये झूठ है, 72,000 कोई दे ही नहीं सकता, ये कैसे कह रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने कम अमाउंट बोली, इन्होंने कहा नहीं हम इतना देंगे और वो दे रहे हैं और अभी भी दी जा रही है। किसान ही हैं जिन्होंने इनका ये कानून, जो आपने किसान विरोधी कानून बनाया, उसको वापस कराने का काम किसानों ने किया। किसान ही है जिन्होंने आपको धूल चटाई और किसान ही है जिनके ऊपर आपने गाड़ी चढ़ाई आपके मंत्रियों ने, वो किसान ही है। आप लोग झूठ की कोई, देखें, आज राजनीति का रूप बदल गया। 2013 तक 14 तक बात होती थी कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी महंगाई है, जब भी जाएं तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाएं, ये लोग बोलते थे। महंगाई का मुद्दा था उस समय, मुद्दे कुछ अलग थे। उस समय था मुद्दा कि देखें, डॉलर का जब रुपया जब गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, देश की साख गिरती है। आज जब रुपया ऊपर बढ़ रहा तो देश की साख बढ़ रही है। अब हो क्या गया, मुद्दे बदल गए। हम लोग नहीं हार रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं मुद्दे हार रहे हैं, ये सच्चाई है। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं अच्छी स्वास्थ्य की, हम बात करते हैं शिक्षा की, लेकिन आज की डेट में हो क्या गया, जनता सुनना चाहती है। आप ये मत बोलें, आप बोलेंगे ये वाला हॉस्पिटल तोड़ देंगे और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बना देंगे, जनता सुनना चाह रही है।
और आप वो बोल रहे हैं, पर हम वो बात नहीं बोल सकते। जनता सुनना, आप वही बोल रहे हैं जो सुनना चाह रही है, जनता भी वही सुनना चाह रही है जो आप बोलना चाह रहे हैं, पर हम वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। हमारी विचारधारा, हमारी विचारधारा अलग है और आपकी विचारधारा अलग है। हम लड़ाई झगड़े नफरत से परहेज करते हैं। आज लोग कह रहे हैं अपने घर में डंडा रखो, चाकू रखो, ये आप लोग सिखा रहे हैं। जनता को क्या सिखा रहे हैं? अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दंगा, सुनिए देश के अंदर नफरत का माहौल। वही तो कह रहे हैं ना सर, अभी दंगों की लिस्ट निकालेंगे तो अभी तो आप लोग कहेंगे हाय तौबा मचा लेंगे। नहीं, आज आम आदमी इस बात को सुनिए ना, बोलता है। आम आदमी नहीं बोल रहा है सर, यही तो बात है। आम आदमी यही तो नहीं बोल रहा। आप लोगों से जो सुनना चाह रहा है पंचोली जी, आप भी देखिए, आप लोग काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी काफी ऋतुएं देख ली, आते जाते कई ऋतुएं देख ली। पंचोली जी ये बताइए, 2014 में जब सरकार बनी उसके बाद से विपक्षी हाय तौबा मचाता है कि भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आरएसएस ने भी कभी मुसलमानों का अपमान नहीं किया इस दौरान बीजेपी ने भी नहीं किया। हो सकता है कोई छुटभैया नेता कुछ ऐसे एक दो सांसद होंगे। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, ठीक है, एक दो लोगों को हम छोड़ दें तो नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा इन लोगों ने कर दिया। यहां पर ये कहते हैं विकास की बात कि हम तो रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम हेन तेन सब बात करते हैं, लेकिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, ये लोग उसकी बात नहीं करते हैं। ये लोग बात किसकी करते हैं? ये लोग बात आ जाएंगे किस पर? जातीय जनगणना, ये इस तरह की बात करते हैं। इसलिए 3 राज्यों में जो है आप लोगों को नकारा गया। आप बोर्ड देखा आपने? बोर्ड ज्यादा किसको पढ़ा? अरे सर सुनिए, अब उस पर ना आएंगे सर, उस पर आएंगे फिर आ जाएंगे। कर्नाटक में वोट परसेंटेज इनका गिरा नहीं था, वोट परसेंटेज अभी इनका गिरा नहीं था। हिमाचल में भी वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ ना। सुनिए ना, इस चीज को समझना होगा। हार हार होती है, हार होती है। आप उसको कुछ भी कर ले, उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन सिर्फ पंचोली जी, तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जब आप इस तरह के इन्वेस्टर सबमिट होंगे और आप उसमें ज्यादा मीम मेक निकालेंगे तो फिर जनता वो देखेगी। जनता कहेगी भाई एक तो मुख्यमंत्री काम कर रहा, भाई एक मेला लगा रहा कि आओ भैया आओ तुम यहां पर करो। अभी मुख्यमंत्री ने कहा ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हम इस तरह हर 2 साल पर इस तरह के इन्वेस्टर सबमिट करेंगे। तो ये तो देश, ये तो उत्तराखंड के लिए बढ़िया है ना। हम कह रहे हैं कि 10, 15, 20 इन्वेस्टर आए, तो अगर आएंगे लगेगा तो रोजगार किसको मिलेगा? यहाँ के बच्चों को ही तो मिलेगा। पंचोली देखो, मैं राजनीतिक षड्यंत्र की बात नहीं करूंगा, और ये कोई भी दलगत राजनीति करते हैं उन लोगों को बोलना पड़ता है और करना भी पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अगर सरकार में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसका स्वागत कर देना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 23 सालों में हमारे प्रदेश में बहुत सारे उद्योग लगे हैं, कुछ बंद भी हुए हैं, कुछ समस्याएं हैं। मैं तो ये आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे कुछ स्थानीय उत्तराखंड के लोग हैं जो सेलाकुई में या उधम सिंह नगर में, पंतनगर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। बहुत छोटा, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं नाम नहीं बोलूँगा, प्रचार का मामला रहता है। सेलाकुई में एक केमिकल की फैक्ट्री लगने वाली थी जिसको अब तक मतलब न तो तब की सरकारों ने, न अब की सरकारों ने उसको जो बेचारे को एनओसी दी है। इतना इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया, और वो जिस अधिकारी के पास जाता है वो बहुत सारी डिमांड हो, जिन डिमांडों में अब उसकी एक फैक्ट्री तो बम्बई में है, उत्तराखंड का है, और बम्बई में उसने 90% उत्तराखंड के लड़कों को नौकरी दे रखी है। वो सेलाकुई में लगाना चाहता है, उत्तरकाशी का है, ज़्यादा दूर का नहीं है। ऐसे हमारे अलग अलग जिलों के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ काम करना चाहते हैं। जो इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो हमारी पॉलिसी आएगी या आ चुकी होगी, उसमें ये देखा जाना चाहिए कि स्थानीयता को वरीयता कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टर आए हैं और यहाँ लोग लगाएंगे पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको ज़मीन भी कहाँ पर, किस इलाके में दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में जंगल बहुत ज़्यादा है। क्या बहुत ज़्यादा जंगल कटेंगे, ये ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर जंगल कटेंगे भी तो कौन से जंगल कटेंगे जो दोबारा रिमूव भी हो सके। ऐसा नहीं कि जंगल नहीं काटने पड़ते हैं, एक जंगल को काटना भी पड़ता है और जंगल को लगाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जंगल 100 के 100 पेड़ काट दे और उसके बदले वापस पेड़ नहीं आएंगे तो ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है प्रदेश के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखने की ज़रूरत है कि ज़मीन कितनी देंगे, किसको देंगे, क्या देंगे, फ्री में देंगे कि या उनसे कुछ पैसा लेंगे तो वो नाराज़ नहीं होगा, खुश होगा। ये बहुत पेचीदे सवाल है जिस सवालों पे आप सरकार को काम करना है और जरूरी काम करना है। संजू भाई देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण जो इन्होंने सवाल उठाया है, हम उस पर आते हैं। केमिकल फैक्ट्री की इन्होंने बात की कि ये संजीव भाई देखिए, अब आप यहाँ पर हैं तो हम लोग आशा करते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं
जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं उन्हें वरीयता दी जाए कि अगर वो कर रहे हैं, अब जैसा बताया कि वो महाराष्ट्र में वो केमिकल फैक्ट्री वो लगाकर काम कर रहे हैं, 90% वहाँ उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखी है। तो ऐसे में आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या किया जा रहा है, कहाँ पर ये जो सारे उनको कागज में दिक्कत आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अधिकारी उनको घुमा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखना होगा। मैं सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं और भी लोगों की बात करूंगा कि और भी लोग हैं, तो उन्हें इस तरह की दिक्कतें ना हो, और अगर हो रही हैं तो ऐसे लोगों से कैसे मिला जाए, उनसे कैसे बातचीत की जाए और मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट उनकी बात पहुंचाकर उस चीज़ का हल डायरेक्ट मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाए। मनीष जी, जो अभी हमारे मित्र पंचोली जी ने जिस फैक्ट्री का, जिस कंपनी का नाम की बात करी है, निश्चित ही एक जांच का विषय है और ये भी देखना होगा कि उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कोई एनजीटी की दिक्कत है या कोई अन्य प्रदूषण की या कोई व्यवहारिक दिक्कत है। यदि ये इस तरह की कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं है और उसके बावजूद उस कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी अधिकारी के माध्यम से हो रही है, तो उसकी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक शिकायत ऐप निकाला गया है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं उनका पूरा ब्यौरा उसके ऊपर डलवाइए और निश्चित ही त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने उत्तराखंड को टूरिज़्म फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और जितने भी हमारे निवेशक हैं उनको तमाम बेहतर से बेहतर सुविधा देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कही गई है, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा भी कही गई है और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी उसमें कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं और एक छत के नीचे, और अभी टाइम फ्रेम भी हम लोग निश्चित करने वाले हैं कि इतने घंटे के अंदर या इतने दिन के अंदर फाइल का पूरी तरह से निस्तारण होने वाला है। और मनीष जी देखिए, सबसे सस्ती बिजली देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां उद्योगों को सबसे सस्ती बिजली हम लोग मुहैया कराएंगे और उद्योगों को पूरा का पूरा जो भी जैसे भी वो समर्थन चाहते हैं, चाहे नीतियों में पूरा एक लचीलापन हम लोग लेकर आ रहे हैं, ताकि जो 2.5 लाख करोड़ की हम लोगों ने बात करी थी, हमारी सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। बहुत खुशी की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि उस लक्ष्य को हमने पहले ही कहा था बियॉन्ड लक्ष्य जाएंगे और आज बड़ी खुशी की बात है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो MOU अभी तक साइन हो चुका है और इसमें अभी एक निरंतरता लगभग कायम है। और जिस तरह से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला गया कि जिस समय ये समिट की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले आप गुजरात घूम के आइए, पहले आप महाराष्ट्र घूम के आइए, पहले आप अन्य जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हैं मध्य प्रदेश और जगहों पे आप घूम के आइए। और उन्होंने वहाँ पर गए और देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ पे एक आह्वान किया था वाइब्रेंट गुजरात, और वाइब्रेंट गुजरात का इतना अच्छा असर हुआ कि जो हमारे प्रवासी गुजराती विदेशों में रहते थे, अपने प्रदेश की एक अच्छी भावना को लेते हुए उन लोगों ने विदेशों से भी गुजरात में इन्वेस्ट किया। और मैं अपने तमाम उत्तराखंड के जो प्रवासी जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि अपने राज्य का विकास के लिए आगे आएं और अपने राज्य के विकास के लिए यहाँ पे उद्योग लगाएं। सर एक सेकंड, अपने राज्य में उद्योग लगाएं। और जैसे भी आपने कहा था कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लोग हैं
उनको इसमें वरीयता मिले तो जो 70 से 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात है तमाम उद्योगों में, तो उसको हम लोग पूरी सख्ती के साथ आगे अप्लाई करने वाले हैं। और मैं सोचता हूँ नोटियाल जी इसका देखिए, यहाँ बहुत पर अच्छा एक बात असर है कि अगर सरकार काम कर रही है तो एक सरकार की अपेक्षा होती है, चाहे आप सरकार में रहे चाहे बीजेपी सरकार में रहे, कि एक अपेक्षा होती है कि आप लोग भी थोड़ा प्रोत्साहित करें, आप लोग भी यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहित करें कि जनाब देखो जाके तुम भी जाओ, कम से कम देखो यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है और आओ यहाँ पर इन्वेस्ट करो, क्या दिक्कत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हमें कमी निकालनी है, यहाँ पर एक खड़े होकर भी आप भी ये काम कर सकते हैं कि नहीं ठीक है आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। अभी तक तो मैं आपका भी तो है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर तो ये उत्तराखंड तो आप सभी का है, हम सभी का उत्तराखंड है। तो ऐसे में आप लोग इस और काम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है ये इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, आप कोई और प्रोग्राम कर लेते कि नहीं हम भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए और इसके लिए हम एक विपक्ष जो है एक कार्यक्रम चला रहा है जिसमें कई उद्योगपति आएंगे और हम प्रधानमंत्री से उनकी सीएम से उनकी और पीएम से उनकी हम सीधे बात करा सकते हैं। देखिए ऐसे लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट समिट को इन्होंने अपना इवेंट बना के रख दिया, अपने अपने नेताओं को इन्होंने पास दे दिए, तुम आ जाओ, बाकियों को से कोई मतलब ही नहीं है अपने। और आंगनबाड़ी को बुला दिया, तुम भीड़ करने के लिए तुम आ जाओ, बाकी कोई जाना चाहे तो घूमता रह जाए, वो जा नहीं पाएगा। जब पूछो किसी को तो वो कहता है मेरे पे 1 पास है, कोई कहता है 2 पास है, आपकी तो एंट्री नहीं है। मतलब पास कहाँ, क्या सेटिंग बनाई इन्होंने, ये पास बना रहे हैं वहाँ के, वो भी से अपने नेताओं के लिए। मतलब दूसरा, हम इंसान नहीं है, हम इस राज्य के नहीं है, हम भी तो जा सकते थे, हम भी देख सकते थे, पर सिस्टम क्या बनाया आपने अप्लाई किया हो तो पास बना रहे। हमें तो पता ही नहीं, हमने तो एक दो इनके नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें तो खुद ही 2 पास मिले, अब बताओ जी आपको देगी खुद रखें। इस तरह से पास बना के ये लोगों ने अंदर गए। ये आपका घर का इवेंट है क्या? आपने 100 करोड़ रुपए उत्तराखंड में बर्बाद कर दिए, 100 करोड़ रुपए उत्तराखंड में बर्बाद कर दिए। आपके घर का मैटर है क्या ये? आपने क्यों नहीं बताया दूसरे को? आप नहीं, अरे एक बात है, ये आपके पर्सनल इवेंट था क्या जो आपने अपने अपने पदाधिकारियों को पास बना के दे रहे हो? सुनिए ना, सुनिए और हमारे कोई नहीं, आशीष भाई ऐसा और आंगनबाड़ी को बुला दिया, ऐसा भीड़ थोड़ी ना, करने और सुनिए ना, आप सुनाओ। पास ऐसा थोड़ी ना है कि छुपा के ये लोग बना रहे थे कि नहीं कांग्रेस के आएंगे तो हमने बताएंगे। कहां बना रहे हो आप पास? ठीक है, जो तो बीजेपी वाले ही सारे गए हुए वहां पे। नहीं तो आप भी एक बिजनेसमैन है। नहीं, और दूसरे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप दिला देते पास, वहाँ पे आम जन पास मिले, मनीष भाई आप बताओ, हमारा रिपोर्टर गया तो हम क्या करेंगे? पास रिपोर्टर है तो जाने का अधिकार है आपको। हाँ। हम राज्य की जनता है, हमें जाने का निश्चित अधिकार है। मुझे भी कई लोगों में फोन आए कि भैया हमें वहां जाना है, कैसे आप एक बार संपर्क किया आपने? अरे मैंने इनके नेताओं से संपर्क किया। किन नेताओं से संपर्क किया? आप मुझसे संपर्क करते, बता देंगे तो आप मुझसे अब संपर्क आपसे करते। संपर्क किया तो टेलीफोनिक किया हो मैं बता नहीं सकता। मैंने आपके नेताओं से संपर्क किया और अच्छे नेताओं से संपर्क किया। उन्होंने कहा जी हमें 1-2 पास मिले हुए, या तो हम ही जाएंगे या आप ही जा लो। इस तरह का इन्होंने इवेंट बनाया। मनीष जी, मैंने अपने हाथ से 100-150 पास तो बांटे। बताओ या हमें भी दे दे एक हाथ। 100-150 पास बांटे और वो भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं आप दिए। हमें ही बोल देते हैं नोटिस जी आप भी आना चाहो तो पास। संजय भाई, संजू भाई देखिए, नहीं हम आते हैं, नोटियाल जी आते हैं, लेकिन संजू भाई एक जो शिकायत इनकी है उस शिकायत को ये भी दूर करना चाहिए भाई कि अगर आप लोग इस तरह का कोई भी ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो ये सभी चाहते हैं कि जैसे विपक्ष भी अगर है तो विपक्ष को भी आप लोग भाई कहे कि ठीक है, विपक्ष भी अगर पास चाहता है या फिर कुछ ऐसी चीजें चाहता है तो यहाँ पर ये पास है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। या फिर आपके विपक्ष ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग से कोई दुश्मनी है भाई, वो अपना सवाल पूछते हैं, आप लोग उसका जवाब नहीं नहीं सवाल नहीं पूछते, हम देखते क्या क्या नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं तो सवाल ही पूछते हैं ना, तो फिर आप लोग को भी उसमें थोड़ा सा तो हमें दूर कर दिया। अभी ये बेचारे देखिए परेशान, हमें दूर नोटियाल कर भाई दिया। वहां जाने के लिए हम तो बैठे थे, वो हम तो देखना चाहते इन्वेस्ट थे, करना हम चाह रहे देखना थे, चाहते थे, बोलिए, पर इनके पास पास आप आपने एक उद्योगपति को खो दिया। ठीक है ठीक है, एक उद्योगपति तो आप भी। वही करे, एक उद्योगपति आप लोग खो दे। पक्षपात हुआ संजय भाई, पक्षपात हुआ। ठीक है संजय भाई, आते अब सुनिए, ब्रेक के बाद आते हैं, तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो कहीं मजा है बने हमारे साथ, तो देखते रहिए चैनल न्यूज़। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो संजीव भाई, हम यही आपसे कह रहे थे कि भाई जब इस तरह के सिस्टम बनाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम करते हैं
तो कुछ जो पासेस है, पास को लेकर जो अभी अब हम कह रहे थे ना कि एक उद्योगपति, यहाँ पे एक उद्योगपति को खो दिया आपने, बताइए, ये उद्योग लगाना चाह रहे थे कि उनको उद्योग लगाना है, बेचारे वो जा रहे थे, हमसे भी आते ही इन्होंने कहा कि ये बताइए हम क्या करें। अब इसमें तो यह सवाल ये है कि कई लोग ऐसे में जा नहीं पाए वहाँ पर, जो जाना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आखिर सरकार क्या दे रही है एक उद्योगपति को, इससे इनको भी समझ में आता। तो नहीं हम कह रहे हैं एक बड़ा इन्वेस्ट, लेकिन एक छोटा इन्वेस्ट करते, और सबसे बड़ी चीज़ है स्थायी हैं यहाँ के, और ये हमेशा बने रहेंगे आपके साथ। तो ऐसे में इस तरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। जी मनीष जी, आपका बहुत अच्छी बात है। देखिए पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बड़ी बात यह है कि आप स्थानीय हैं और स्थानीय लोगों के लिए ही ये सारा काम किया जा रहा है, ताकि हमको अपने राज्य से बाहर पलायन ना करना पड़े। पलायन के ऊपर बहुत एक प्रभावी रोक लगेगी इससे, और जो हमारी हम बार बार एक बात को बोलते हैं कि स्टेट जीडीपी बढ़ेगी, वो डबल होगी, डबल से भी अधिक होगी। उससे भी बड़ी बात है कि हर हाथ में पैसा होगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा। तो कई सारे तथ्यों को यदि हम देखते हैं, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये इवेंट के रूप में आप इसको चला रहे थे, तो इससे हमको आपत्ति श्रीमान जी। नहीं, ये इवेंट नहीं, ये एक मेला है। इवेंट तो है ही, अब जब आपने नहीं बुलाया किसी को तो भाजपा इवेंट है ही। एक मिनट, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं था, ये एक सरकार का कार्यक्रम था। हाँ। और सरकार ने इसमें आम जन को, जो भी व्यक्ति वहां पर सहभागिता करना चाहता था, उन सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया। आप भी किस माध्यम से आमंत्रित किया, मुझे माध्यम बताओ ना, किस माध्यम से आमंत्रित किया? आप भी सादर आमंत्रित कैसे थे? आप भी सादर आमंत्रित थे। और पास कहाँ मिल रहे थे? वो कहाँ थे? वो पास किस जगह पे थे? वो पास एफआरआई में भी वितरित हुए। वो पास जब अखबारों में इतने बड़े बड़े ऐड दे रहे थे, कहीं पे लिख देते कि एफआरआई में इस नंबर काउंटर में जाके पास ले अंदर जाएं, क्यों नहीं दिया आपने ऐड? नहीं, ये बोर्ड क्यों नहीं लगाए थे? बोर्ड लगा दिया आपने सबमिट के, एक दो ऐसे भी बताए थे। आम को क्या पता लगेगा? अरे श्रीमान जी, जब वहां तक जाते तो आपको मतलब वहां जाते फिर वापस आए थे। वहां प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में इतने भयंकर हाल चल रहे थे, कैसे चले जाते हैं वहां सब पब्लिक भी गई थी, पब्लिक भी गई, आप जल्दी से नहीं जा पाएंगे। नहीं, हम पब्लिक भी कई लोग गए थे। मनीष जी, मैंने पहले भी कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सरकार पास का आप लोगों के पास कार्यक्रम पड़े थे, था। हमारे पास क्यों नहीं थे पास? नहीं, आप आशीष भाई इसमें एक चीज और समझने वाली हमारे बात पास है। क्यों नहीं आए? नहीं, आशीष भाई, हम इसमें एक चीज और बता दें आपको। आशीष भाई, अगर हम मंत्रियों को छोड़ दें, क्योंकि मंत्रियों का जाना भी लाजमी है, ऐसे मंत्रियों को छोड़ दें तो छोटे नेता भाजपा के देखे हैं अरे मैंने नहीं, सुनिए तो वहां पर भाजपा के बहुत कम नेता दिखे, प्रवक्ता ये भी मेरे ख्याल से नहीं गए होंगे वहां पर आम जन पब्लिक गई थी, पब्लिक थे, पब्लिक वहां पर पब्लिक थी। चलो ठीक है, ठीक है, वहां चलो पर पब्लिक थी, पब्लिक थी वहां पर। कौन जुमले सुनने आ रहा है आपके? कौन सुनेगा? और जुमले जबरदस्ती सुनाने के लिए आपने स्कूल कॉलेज में ऑर्डर देते हैं, बच्चों को भेजो, आंगनबाड़ी को भेजो, पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसे नहीं बुलाएंगे आप। बहुत व्यापारी हैं उत्तराखंड में जो व्यापार कर सकते हैं, आप उनको दूर रखते हैं कि उत्तराखंड में व्यापार न कर सके और आपकी झूठ और चोरी पकड़ी जाए उनसे। मनीष जी, नहीं, अगर आप व्यापार करेंगे तो इसमें इनकी झूठ और चोरी मनीष जी, अरे इतने बेईमान लोग हैं, मैं आपको इनको बताऊं, मनीष जी, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, आपको पता है ना? 30 सेकंड जीएसटी कलेक्शन नहीं है, पेनल्टी कलेक्शन है। ठीक है, हर चीज में इन्होंने पेनल्टियां लगा रखी है। नोटिया आ रहा है, 30 सेकंड सर, जल्दी से। मनीष जी, देखिए, अभी मेरे मित्र आशीष जी ने बोला कि आप हर काम को इवेंट के रूप में करते हैं, तो पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये इवेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन था, जिसमें आम जन को भी आमंत्रित किया गया था। और बड़ी संख्या में जो निवेशक, चाहे लोकल हो, चाहे अन्य राज्यों से हो, चाहे अन्य देशों से हो, इसमें 30 देशों के जो निवेशक उन्होंने सहभागिता करी। ये बहुत बड़ा, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और जिस तरह से आप बात करते हैं इवेंट की, तो आपने सिलकारा टनल में जब हम 41 लोगों की जान बचा रहे थे, आपने उसको भी इवेंट घोषित कर दिया। उसमें भी आप माननीय प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी दिखा के टनल के बाहर दिखाने लगे। तो आपको तो मोदी फोबिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 सेकंड हो गया। नहीं, अरे मनीष जी, मेरी बात होने दीजिए। मेरे अभी आपने कई सारे आरोप लगाए, मेरी बात भी सुन लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। तो 10 सेकंड सर। हाँ बिल्कुल। आपने कहा नोटबंदी आपने करी,
तो नोटबंदी करने का बड़ा प्रभाव ये हुआ, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। कहाँ समाप्त हुआ? पत्थरबाजी की घटनाएं जो कश्मीर में आम होती थी वो पूरी तरह पत्थरबाज पूरी तरह समाप्त हो गए। दिल्ली पहुंचा दी। आज ही की खबर है, आज ही की खबर, मनीष जी आज ही की खबर है। ये बोलते हैं विपक्ष के पास आप ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं। ये बोलते हैं विपक्ष के पास आप ईडी और सीबीआई भेजते हैं। आप ये बताइए, आपका ईडी और सीबीआई जाती तो उनके ऊपर तो आप आरोप लगाए थे। ये 225 करोड़ पूरी नकदी मिली है झारखंड में। झारखंड में आप ही का सांसद है, आप ही का सांसद है। क्यों नहीं पकड़ा? आपके सांसद के बाद 225 करोड़ की नकदी, आप बताइए ना, आप बताइए। कह रहे हैं सरकार नहीं, जांच होनी चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए। आप उसका भी उसके भी साथ खड़े हो जाएंगे। और कहाँ खड़े हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं पकड़ा जाना चाहिए। अब आप गैस की बात कर रहे थे, आप गैस की बात कर रहे थे। आपकी 2014 से 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी तो गैस की लगातार कालाबाजारी हुआ करती थी। 1500 से 2000 रुपए का गैस का सिलेंडर बिकता था। मंदिर का आप विरोध करते हैं, राम गैस के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं, सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं तो आपको गैर हिंदू रजिस्टर में दर्ज करवाते हैं। आप बताइए ना। और आप आपको बोलना है संजू भाई, इतना बड़ा काम किया है मलियाना की बात, ऐसा काम कर रहे थे, सिख दंगों की बात, ठीक हो गया। अरे हो गया, ये आपके कहाँ राज सिख में दंगे चले गए सर? हो गया ना, अभी आज राज में ठीक हो गया। कहाँ सिख दंगे जा रहे हो? पर ये हम आशीष भाई देखिए, यहाँ पर देखिए समझना पड़ेगा आपको। आप लोग जब नोटबंदी की बात करेंगे तो देखिए किसी चीज को, अब जो पहले कश्मीर में आतंकवाद था उस पर चोट हुई है, इसको समझना पड़ेगा। पहले एक सर के बदले 10 सर मेरी बात सुनिए, ये भी बताना नोटियाल जी, एक मिनट ना। दूसरी चीज ये कि वहां पर जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी वास्तव में अब 1% रह गई है या 2% रह गई, उससे ज्यादा नहीं है। आपके समय में पत्थरबाजों का तो ऐसा लगा था जमावड़ा था, हमेशा ही पत्थरबाजी होती थी वहां पर, लेकिन अब उस पर रोक लगी है। तो इन सब चीज को देखिए, ठीक है, हम आप लोग कह रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा था कि आतंकवाद एकदम से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि समाप्त होगा और उसमें समय लगता है हर चीज में, और लगभग समाप्त हो जाएगा। काफी चीज पर हो गए सर, काफी चीजें उस पर रोक लगी है सर। हमारे चाइना से संबंध सर पहले कश्मीर जाने में ना डरते थे लोग, तो आप पहले डरते थे लोग, अब नहीं डरते हैं, अब नहीं डरते हैं। पहले डरते थे लोग। पंचोली जी देखिए, इनके बड़े नेता राहुल गांधी जी पंचोली जी देखिए, यहाँ पर बात अगर हम करें कर दिया, देखिए कि हम यहाँ पर आकर डर नहीं हम हर चीज को पहले भी डर नहीं लगता था। सुनिए, अब नोटियाल जी के पास आज कुछ है नहीं, नोटियाल जी पूरे डिबेट को आज कश्मीर पर लेकर जाएंगे। संजू भाई आप बिना इन्वेस्टमेंट समिट के 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया, 3 लाख करोड़ का, और अब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो 50 लाख करोड़ का और हो गया। तो एमओयू चलेगा कि धरातल में होगा? ये तो आप 50 लाख करोड़ श्रीमान धरातल में पंचोली जी, ठीक है, पंचोली जी एक मिनट, पंचोली जी यहाँ पर अगर हम बात करें, संजू भाई एक मिनट आगे। पंचोली जी यहाँ पर बात है कि एमओयू साइन हुआ, धरातल पर कितना उतरेगा, तमाम तरह की बात। हम कहते हैं कि जितना एमओयू साइन हुआ है, ये यहाँ पर भाई इन्वेस्टर को बुलाया गया कि आप आइए और उत्तराखंड को देखिए। आह्वान किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, एमओयू साइन किए गए। कोशिश सरकार की है कि 100% उतर जाए, लेकिन अगर 100% नहीं भी उतरता है और उसमें कुछ कमी बेसी भी रहती है, हम कह रहे 50%, 60% या 40% भी उतर जाता है। और ऐसे ही हर साल, मतलब हर 2 साल पर इस तरह के अगर आप इन्वेस्टर सबमिट कराते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि उत्तराखंड जो है आने वाला दशक वास्तव में उत्तराखंड का हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो फिर से वापस प्रधानमंत्री की बात पे आऊँगा कि जब हम उत्तराखंड में उद्योगों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में क्या है कि ज़मीन बहुत कम है, बहुत कम ज़मीन है, और उद्योगों को, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको बहुत बड़ी जगह चाहिए। बहुत छोटी मोटी जगह में अपना उद्योग नहीं लगा पाएंगे।
तो बहुत छोटी मोटी जगह हम लोगों पर बची हुई है, ऐसा भी नहीं कि इतने कम ज़मीन है, लेकिन अधिकांश हिस्सा यहाँ पहाड़ का है। तो यहाँ जो उद्योग डेवलप होगा, जिस उद्योग से स्वरोजगार पैदा होगा, घर बैठे आदमी को रोज़गार मिल जाएगा, उस उद्योग की बात हमको प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। कि फिर से प्रधानमंत्री की बात में इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, जो उन्होंने भावनात्मक रूप में बोला, पॉलिसी फ्रेम से हट करके जो लोगों के दिल में उतर करके बोला, उस बात पर हमको जोर देना चाहिए कि यहाँ पर पर्यावरण पर्यटन की ओर हमको ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ जब आदमी आएगा, पर्यटन उद्योग यहाँ पे डेवलप होगा। पर्यटन उद्योग के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए, कोई बहुत बड़ा ढांचा नहीं चाहिए। एक तो उनके लिए रास्ता चाहिए कि वो यहाँ से चले, अगर वो 10 बजे रात कहीं पहुँचे तो उसको कमर में दर्द नहीं होने चाहिए, वो पहुँच जाए वहाँ पर, और 10 बजे रात वहाँ रहेगा तो अगले दिन अपना आगे की यात्रा शुरू कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी भी डेस्टिनेशन पे हमारी गाड़ी जाए, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनको पैदल करना पड़ता है, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो पैदल जाना चाहते हैं। हर जगह गाड़ी जाएगी तो कोई वो समीचीन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यमुनोत्री अगर गाड़ी नहीं जा सकती तो इसीलिए तो इसको पहाड़ कहा अच्छा जाता रहना है। चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ तक जा रही वहाँ तक सारी सुविधा कर दीजिए, उसके बाद उसको ऐसा कलरफुल बना दीजिए कि लोगों को, जाने वाले को पैदल जाने में अच्छा मतलब गुड फील हो उसको ना। तो ये इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। जो भी उद्योगपति यहाँ आए, अगर वो टूरिस्ट के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सेंटिमेंट है ना, यहाँ के जल जंगल जमीन को समझना पड़ेगा और उसके निमित्त उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं उसके लिए सरकार ने बोला है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो बोला कि गारंटी मोदी देंगे, पर आप करो तो सही। लेकिन गड़बड़ करें, उन्होंने ये भी कहा कि गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ ठीक नहीं इस देश के अंदर, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये भी उन्होंने कहा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस उत्तराखंड में पहला जो उद्योग है वो पर्यटन उद्योग डेवलप होना चाहिए। उसमें घर घर रोजगार जाएगा, घर घर। मैं आपको आज भी एक एग्जांपल देता हूँ कि उत्तरकाशी का सौड़ गांव है जहाँ पे 90 परिवार होम स्टे का काम करते हैं, और सड़क ऐसी है भाई साहब कि देहरादून से आदमी जल्दी पहुंच जाता है। मोरी से वहाँ मात्र 20 किलोमीटर है, तो जितना टाइम देहरादून से मोरी लगता है 20 किलोमीटर में उतना टाइम लगता है। लेकिन 24 आवर्स साल भर टूरिस्ट भरे हैं, फुल हैं। कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ के जो होम स्टे चलाने वाले लोग मोरी आते थे फ़ोन करने के लिए। वो तो अभी हमारे सीएम साहब गए वहाँ, मुख्यमंत्री जी जब गए तो उन्होंने वहाँ पे टावर लगवा दिया, तो जो अच्छी बात है उसको तो कहना चाहिए। आज वहाँ 90 के 90 परिवार होम स्टे चलाते हैं। 90 परिवारों में से 2 परिवार हैं जो होम स्टे नहीं चलाते। हमने कहा क्यों नहीं चलाते? उन्होंने कहा कि वो हथकरघा का काम करते हैं। उन्होंने कहा हमें फुर्सत ही नहीं कपड़ा बुनने, ऊन के कपड़े बुनते हैं, कि साल भर पहले डिमांड आ जाती कि हम वहाँ आ रहे हैं और हमारा कपड़ा तैयार रखो। कई प्रकार के मफलर है, वास्कट है, जैकेट है, ऊन का कोट है, मतलब ऊन से संबंधित सारे साज सज्जा सामान है। तो वो दो फैमिली है, उनका कारोबार इतना बढ़िया चल रहा है उस उद्योग, क्योंकि उस पूरे गांव का, वो पूरा गांव एक मॉडल है। ठीक है, तो नोटियाल जी ऐसा देखिए, उद्योग यहाँ पर लगना चाहिए। ऐसा उद्योग नहीं लगना चाहिए कि जंगल का नुकसान ठीक है। हो, पंचोली जी ने जो पानी बात को कही डाइवर्ट उसे किया भी जाए, समझिए तो ये कि उद्योग। किस तरह से पहाड़ों में चीजें बढ़ी हैं। अब उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, वो ना आपके पक्ष से बोल ले ना उनके पक्ष से बोल ले। उन्होंने जो देखा वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर होम स्टे का काम कर रहे हैं लोग। आज वहाँ पर 90 परिवार अपना घर चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं वहाँ। हाँ, बहुत अच्छे से। और जो लोग हैं वहाँ पर ऊन से कपड़ा बना कर वो अपना परिवार चला रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि हमें तो फुर्सत नहीं मिल रही, तो दूसरों के लिए प्रेरणा। ठीक है, हाँ, मतलब प्रेरणा के स्रोत ऐसे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये जो एक काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है अगर हम लोगों को, या आप एक जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, सिर्फ कमी निकालकर हम जनता तक पहुंचाएं, यही ठीक नहीं है। कमी भी बताना जरूरी है, और जब अच्छाई बताएंगे तो वो लोग और प्रेरित होंगे और अच्छा काम और होगा, शायद उससे आगे भी काम होगा और लोग प्रेरित होंगे, भैया इधर भी है डेस्टिनेशन, इधर भी है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग डेस्टिनेशन पर जब उत्तराखंड में आते हैं तो देखा जाता है अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में वहां पर क्या है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप ही के विधायक भी कई बार कह चुके जब इस बार आए थे कि रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी उसमें थोड़ा सा सहयोग अब विपक्षी पार्टी को भी करना पड़ेगा, इन सब चीजों से हटके कि नहीं ठीक है हम तो इन लोगों की कमियां गिनाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने जनता के लिए क्या किया इस 5 साल में, वो बताइए। देखिए, काम के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। आज एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है तो उसमें
उत्तराखंड का अगर व्यापारी भी जाए और काम करे तो अगर देखे समझे तो और अच्छा होता। पर चलो, अब आप कह रहे हैं कि हम ही नहीं जा पाए और लोग जा पाए, तो देखते हैं कितना व्यापार आता है। क्योंकि किसी भी बात को बोलने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। आज तो इन्वेस्टमेंट समिट खत्म हुआ है और ये बात सच है कि आज ही तो फैक्ट्रियाँ ऐसी तो नहीं है कि आज ही लग जाएंगी। 2, 4, 5 दिन 10 दिन में पता लगेगा कि इतनी कंपनियों को इस जगह पे ज़मीन अलॉट कर दी गई है, वहाँ ये फैक्ट्री होने वाला होगा ना, कुछ तो देखो होगा, कोई डेडलाइन भी दी होगी कि अगर एक सिर्फ वादे में तो नहीं होगा हमें देखना है, हम देखेंगे और देखते रहेंगे, ये तो नहीं होगा। हमें देखना है, देखेंगे और इतने टाइम पे देख लेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। अरे उद्योग धंधों के लिए कुछ तो कार्रवाई शुरू हो, पता तो लगे। कल को जब अखबार की सुर्खियां बनेगा कि अडानी को इस जगह पे जमीन दे दी और यहाँ पे ये प्लांट लगा रहा है और उसमें 5,000 लोगों को एम्प्लॉय मिल रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा और जनता को भी अच्छा लगेगा। मेरे बेरोजगार भाई जो इतनी टकटकी लगाए बैठे हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और इतना बढ़िया देहरादून सजाया गया और इतने लोग आए, तो उसका निश्चित उन्हें लाभ अगर मिलेगा तो हम सबको खुशी होगी। रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए हम चाहते हैं। और लेकिन सबसे सिर्फ बड़ी ऐसा चीज, ना एक हो। चीज और इसमें रहे कि स्मार्ट सिटी का काम बड़ी तेजी से हो गया। अब देखें हो गया, अब उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन क्योंकि लोग तो बोल रहे स्मार्ट सिटी का काम फटाफट बड़ी दबा तेजी के से हो गया। टाइल्सें लगाती गई, पता लगा फिर टाइल्स उखाड़ने का काम शुरू ना हो जाए, फिर दोबारा Complete लाइन हो गया बिछाने का सर। काम शुरू ना हो जाए, 100% हो गया। गमले रातों रात ऐसे ही रोप दिए गए। उनके लिए कितने लोग इन्होंने इंपॉइंट, देखो इतनी बड़ी खेती करी है आपने, समझो सड़कों के अंदर आपने इतने गमले इतने पौधे लगा दिए, उसके लिए माली भी अपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि माली तो करेंगे देख रेख, और कौन करेगा इसकी? नहीं तो आप लोग तो उठा के ले जा लेंगे, भाजपा ही सारे के सारे हुई तुमने ये उस्ताद, तुम तो वो गमले भी अपने कर ले जाओगे, तुम तो ये काम कांग्रेस करोगे। भवन और में अगर वहां के लिए बेरोजगारी है। हुआ, कांग्रेस वहां भवन आपने में आजकल कितने- बेरोजगारी आप ये है। भी बताओ ना, कांग्रेस भवन में बेरोजगारी है कोई कि बात नहीं, वो हमें वो employee लोग दे उठा दो, के ले आए। हमें ही माली इस बना बात दो, का खतरा है। आप हमें ही बना दो माली। आप क्या दे रहे हैं आप बताएं कि मालियों को क्या दे रहे हैं, कितने माली अपॉइंट किए, ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ पौधे ऐसे ही नहीं जीते, पेड़ पौधे रख दिए रोज जी लेंगे, उनकी भी पूरी केयर करनी पड़ती है, पानी भी डालना पड़ेगा, उनकी खाद डालनी पड़ेगी, सब कुछ होगा। और रातों रात 12, 1, 2 बजे जो पौधे लगे, ये पौधे ऐसे ना हो 4 दिन बाद गायब हो जाएं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि देश का पैसा है, हमारे राज्य का पैसा है, हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई है पूरे राज्य की, तो इस सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खाली इवेंट बना के मत रख देना। 33 करोड़ रुपए पेंटिंग में लगभग हमारा जो आंकड़ा आया, 33 करोड़ के लगभग इन्होंने पेंटिंग में जो पेंट बनाए हैं सड़कों में, उनमें खर्च किया। परसों मैं एक पेंटिंग देख रहा था रात को, पता नहीं पूरी बन गई, उसमें 2 माँ बाप बना रखे थे, 2 बच्चे बना रखे थे। तो रात को 11 बजे करीब की बात है, तो बच्चों को वो आंख नाक बनाना भूल गए शायद, ये क्या हुआ, उसमें चले गए थे। रात को बना दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं जाके फोटो खींच के लेके आऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। जब रात को 12 काम होता है यार कभी रात को पॉजिटिव 2 अब वो आंख नाक बनाना भूल गए। कभी पॉजिटिव से रहो यार। अगर जल्दबाजी में आप ऐसा काम कराएंगे, देखिए टाइम पे कर लेते, स्मार्ट सिटी आज का थोड़ी है, ये तो पुराना प्रोजेक्ट है। अब आपने अचानक से फटाफट रातों रात 2 बजे रात को, बेचारा लेबर भी परेशान, किस तरह बनाए, वो भी फटाफट भागने में लगा, ये बनानी अगली बनानी, कई पेंटिंग बनी रातों रात, तो काम चल रहा है जनाब। अब इस काम को धरातल पर हम देखेंगे और निश्चित ही अगर अच्छा होगा तो उसकी तारीफ भी की जाएगी। अच्छा सराहना करेंगे ना। निश्चित करेंगे। लेकिन जब रोजगार मिलेगा तो सराहना नोटियाल, जरूर एक करेंगे। एक छोटा सा धन्यवाद। सवाल है कि विपक्ष ने इन 5 सालों में जनता के लिए क्या किया? छोटा सा सवाल। क्या चाहते थे आप? नहीं आप बताइए नहीं, ना, तो आप फिर हम बताएं कौन सी क्या योजना चाहते बनाए थे। हम आप बताएं, नहीं, कौन सी ऐसी योजना सर, लेके बात आते तो हैं हम सुनिए 5 साल के ना, अंदर? मेरी बात तो सुनिए। नहीं आपने पूछा ही सवाल ऐसा क्या किया, तो मैं भी आपसे- नोटियाल जी नाराज ना होइए साहब, मैं नहीं, छोटा आप सवाल क्या पूछा। चाहते थे जो सुनिए, नहीं कर सुनिए, पाए? एक मिनट, निवेश एक की मिनट। ही बात कर लें। ठीक, आप क्या बताइए। चाहते आप थे नहीं, आप? नहीं, निवेश हम ये की चाहते बात कर थे, लें। तो हम बताइए। ये चाहते हाँ, थे, क्या हम ये चाहते- चाहते क्या थे। चाहते? उत्तराखंड से आप मोहब्बत करते हैं, क्यों नहीं बड़ी करेंगे? मोहब्बत उत्तराखंड करते से हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, आप लोग उत्तराखंड से मोहब्बत करते होंगे। एक चीज बताइए कि आप लोग विपक्ष में रहकर सिर्फ सत्ता पक्ष की कमी गिनाने का ही काम होता है विपक्ष का? ये पंचोली जी आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, जहां पर बीजेपी भी विपक्ष में है, मैं उसके लिए भी यही सवाल है कि क्या सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम विपक्ष का है? कि अगर वास्तव में ये लोग कुछ मतलब विपक्ष में जहां पर भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं पर भी, तो इनका काम क्या ये नहीं है कि वहां पर वहां की जनता को जागरूक करें? जागरूक इस बात के लिए करें। अब जैसे इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं बनता कि कुछ जो उद्योगपति है पास जो ये कह रहे हैं, सुनिए ना, अब बात तो सुन लीजिए पहले, उद्योगपतियों से बात करें, इन लोगों को भी बात करनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं बीजेपी तो छोड़िए, अगर सुनिए ना, अरे सुनिए तो सर, क्यों नहीं होगी? आप बात नहीं करेंगे, आप ये लोग मना कर देंगे, इन लोगों पर सवाल उठ जाएंगे सर, इन पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल मनीष पूछा, जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आप हमारा लोग जाना काम क्या चाहें, सिर्फ आप बुराई लोग करना है? जाना चाहते नहीं, तो हमारा काम तो आप ये भी लोग था जाना कि चाहते तो अपना प्रधानमंत्री रास्ते चूड़ियां खुल भेजे, जाते। जैसे आप चूड़ियां लोग भेजा तो करते थे, केवल हम और नहीं कर केवल पाए। विरोध आप करते लोग हैं। चूड़ियां भेज देते केवल और करते थे, केवल हम विरोध लोग चूड़ियां नहीं करते बेच पाए महंगाई में, 350-400 रुपए में गैस लेकिन सिलेंडर आप लोग चूड़ी नहीं, चलेगी। आप लोग
हमारे यहाँ सुनिए, नहीं गई। मैं इसी पर आ रहा था, मैं इसी पर आ रहा था। मास्टर नहीं सुनिए ना, मैं इसी पर आ रहा था नोटियाल जी, कि आप लोग उन मुद्दों को सही से उठा भी नहीं पाए। बात तो यहीं पर आ रही है ना। अच्छा, आप उन क्या मुद्दों को चाहते हैं? आप हम कैंडी क्या फैक्ट- चाहेंगे? कैंडी फैक्ट्री के आप लिए- लोग उन मुद्दों को सही से उठा भी नहीं पाए। कैंडी बनाने की फैक्ट्री के लिए सुनिए, जमीन अभी दी अभी गई, अभी अभी पंचोली जी ने जिसमें एक फैक्ट्री का भाजपा नाम नेता बताया। ने रिसोर्ट बना सुनिए दिया सुनिए सुनिए, और वहाँ अंकित हत्याकांड कर दिया। सुनिए, अब उसमें हम कुछ ना नहीं, बोले। ठीक है, बोलना चाहिए। वो तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष का जो काम है वो आप जो कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष का काम? मैंने ये भी सवाल में जोड़ा है कि क्या सिर्फ विपक्ष का काम सिर्फ यही है? अभी जो पंचोली जी ने कहा, समस्याएं जो उत्तराखंड के अंदर अभी कई समस्याएं हैं, उनको लेकर आप कितना मुख्यमंत्री के दरवाजे गए, इसको बता दीजिए। मुख्यमंत्री के दरवाजे पे हमेशा जाते हैं, उनसे हम सही राय देने की कोशिश करते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे डेंगू हो। हमने हर मुद्दे पे उनको बोला है, बात करी है, पर मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं, दिल्ली वगैरह कार्यक्रम काफी रहते हैं उनके, तो समय सर, नहीं आधे दे से पाते। ज्यादा समय तो वो वो समय आधे नहीं दे क्या पाते, पूरे हमें समय नहीं रहते। वो अपने 2 कार्यकर्ताओं दिन को के लिए समय दिल्ली देते जाते होंगे और ना उन्हें पूरे राज्य रहते हैं। हिस्से मतलब नहीं, इतना उन्हें तो हम सिर्फ लोग भी दौड़ देख रहे हैं भाग सर। और इवेंट ये इवेंट वाले सिंगापुर इधर उधर घूमने हाँ। वाले इस टाइप के लोग हैं ये लोग, हाँ। बाहर जाके इवेंट करके आते हैं, हाँ। ये उस टाइप के लोग आप हैं। इन्हें किसने राज्य रोका हिस्से था? मतलब संजय नहीं भाई, है, संजय इन्हें राज्य हिस्से मतलब संजय नहीं है। लेकिन संजय देखो, भाई देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के हित के लिए हम देखिए, शुभकामनाएं यहाँ देते हैं ना, वो पर तो। यहाँ पर देखिए, समझना ये भी है कि अब वो दौर नहीं रहा कि एक दौर हुआ करता था, लेकिन उस दौर में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ में काम करते थे। तो ऐसे में उस दौर को क्यों नहीं वापस लाया जा सकता है? अगर ठीक है, अगर आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विरोध है, ये विरोध कर रहे हैं, चूंकि ये विपक्ष में है तो इनका काम है ये चिल्लाएंगे, लेकिन कभी कभार आपको सत्ता पक्ष को साथ, अब जैसे आप कहते हैं कि नहीं जी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, तो इन्हीं के किसी बड़े नेता को आपको बुलाना चाहिए, उनसे मीटिंग करनी चाहिए कि भाई ये काम कर रहे हैं हम, इस पर आप कृपया करके राजनीति ना करें। तो अगर उसके बाद ये ना समझें, उसके बाद आपके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। मनीष जी देखिए, बहुत बढ़िया बात करी आपने। देखिए, पहले तो अभी मेरे आशीष भाई कह रहे थे कि हमने ये किया या ये नहीं किया, हम ये करना चाहते थे। करना तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन आपने 5 साल कुछ करते तो किसने रोका था आपको? आपके हाथ में पूरी सत्ता थी, पूरी सत्ता की चाबी आपके हाथ में थी। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उसके लिए विजन चाहिए होता है। अब विजन था नहीं, तभी आपने IT पार्क बनाया, विकास करना चाहते तभी थे, आपने स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया, विकास करना चाहते ही नहीं थे। सिडकुल भी और आपने ही बनाया शायद। सिडकुल की बात आप करते हैं, आप सिडकुल की बात करते हैं, आप हरिद्वार की बात करते हैं, आप उधम सिंह रुद्रपुर की नगर बात की करें, बात बिल्कुल। करते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टैक्स हॉलिडे देने का काम उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी। हमारी सरकार के माध्यम से यहाँ पे टैक्स हॉलिडे दिया गया। उसके तहत यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सिडकुल ने तमाम जो फैक्ट्रीज उनको लगाने का काम किया। दूसरी बात, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया। 1000 करोड़ 2002 में जो आज की तुलना हम करते हैं तो वो उससे कहीं 100 क्या 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, और ऐसे समय पे दिया जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की, और उसको डबल इंजन की सरकार बनाने का काम एक बड़ा मन दिखाते हुए, और केवल इस करके ये सोच के नहीं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है या हमारी भाजपा की सरकार है तो इसका क्रेडिट स्वर्गीय एनडी तिवारी जी को मिल जाएगा। उन्होंने बड़ा मन ये दिखाया कि इससे उत्तराखंड की जनता समृद्ध होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको पलायन से मुक्ति मिलेगी। तो ये बड़ी सोच है, और मैं आपसे भी ये आग्रह करता हूँ उन्हीं का उदाहरण लेके आप चलें और आप भी एक बड़ा मन बनाइए। जब उत्तराखंड की समृद्धि की बात होती है, उत्तराखंड के रोजगार की बात होती है, पलायन से मुक्ति की बात होती है, तो हर चीज में मेरे भाई विरोध करने का वो नहीं है। कभी कभी एक सकारात्मक पहलू। अच्छा, मुझे एक बात ऐसी बता दो, इसमें विरोध करना है। आज तक आपने इन मुद्दों में से कौन से में राजनीति करनी थी, वो बता दो। ठीक है सर, ठीक है, समय कम है। नोटियाल जी समय कम है, नोटियाल भाई समय कम है। बहुत स्वस्थ डिबेट हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ समझ का।